खबर पर हमारी नजर। बिहार की 40 सीटों का पूरा हिसाब किताब, पहला रुझान और पहला परिणाम दिखाएंगे आपको सबसे पहले। लोकसभा चुनाव के नतीजे सटीक विश्लेषण के साथ। झारखंड की 14 सीटों पर भी रहेगी हमारी पैनी नजर। सिर्फ दर्श न्यूज पर सुबह 7 बजे से लगातार। नमस्कार, स्वागत है आपका दर्श न्यूज के इस खास सेगमेंट में। देखिए, लोकसभा चुनाव 1 जून को 7वें चरण के मतदान के बाद समाप्त हो गया है और तमाम सीटों पर अब जो एग्जिट पोल है वो सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में बता दें कि हम भी अपने चैनल के माध्यम से कई ऐसी सीटें हैं जो इस बार चर्चा का केंद्र है, हॉट सीट है, उन पर एग्जिट पोल क्या कुछ कह रहा है उसके बारे में जानकारी साझा करते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए बात करते हैं सिवान लोकसभा सीट की। देखिए, इस बार सिवान भी काफी चर्चा में है। सिवान 18 संसदीय क्षेत्र पर 25 मई को मतदान हुए थे और पहली बार इस सीट के लिए त्रिशंकु लड़ाई देख लोग भी सिवान पर निगाहें टिकाए हुए हैं। 2019 तक हुए लोकसभा चुनाव में यहां आर पार की लड़ाई एनडीए और महागठबंधन की मुख्य रूप से रही, लेकिन इस बार सिवान की राजनीतिक हवा में बदलाव है। ये बदलाव का कारण कोई और नहीं बल्कि निर्दलीय प्रत्याशी हिना साहब बन चुकी हैं। जी हां, इस बार हर प्रत्याशी अपने लिए नए समीकरण बांध चुके हैं। बात अगर राजद की करें तो राजद छोड़कर निर्दलीय चुनाव लड़ रही हिना साहब से ही हम शुरुआत करेंगे और ये चुनाव उनके लिए एक तरह से अपनी खोई विरासत को पाने की लड़ाई है। राजनीतिक गलियारों की बातों को अगर माने तो 3 बार से सीट पर हार का सामना कर रही हिना साहब के लिए ये अंतिम मौका भी है। यही कारण है कि उन्होंने सारे राजनीतिक समीकरण को तोड़कर इस बार संसदीय क्षेत्र में त्रिशंकु बनाया है और नामांकन के बाद से कुल 13 प्रत्याशियों ने अपने अपने दावे जो हैं वो किए हैं। प्रचार अवधि में अगर बात करें तो सिवान के विकास के मुद्दों को उठाया गया। इसके अलावा युवाओं को रोजगार देने के लिए, पलायन रोकने के लिए, साथ साथ शांति और सुरक्षा के मुद्दे पर भी जोरदार चर्चा सभी को देखने को मिली। वहीं अब महागठबंधन की तरफ चलते हैं। यहां से प्रत्याशियों की अगर बात करें तो यहां से अवध बिहारी चौधरी जो हैं उनको महागठबंधन यानी कि इंडिया अलायंस ने प्रत्याशी बनाया है और ऐसे में तेजस्वी यादव भी अवध बिहारी चौधरी के लिए बढ़ चढ़कर लोगों के बीच जाते रहे और उनके लिए समर्थन मांगने लगे। देखिए, गठबंधनों के प्रत्याशियों की ओर से राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लोगों की गोलबंदी करने का प्रयास जारी देखने को मिला। राष्ट्रीय नेताओं के साथ साथ प्रदेश स्तरीय नेताओं का भी दौरा लगातार देखने को मिला। कई नेताओं व मंत्रियों ने कई दिनों तक कैंप कर अपने अपने प्रत्याशी को जीत सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न वर्ग के लोगों के बीच जाकर अपनी बातों को भी रखते नजर आए। सिवान में एनडीए की ओर से नीतीश कुमार की पार्टी, जदयू की विजय लक्ष्मी देवी और इंडिया गठबंधन की अगर बात करें तो उनके तरफ से लालू यादव की पार्टी आरजेडी से अवध बिहारी चौधरी प्रत्याशी और इन सब का मुकाबला बढ़ाती नजर आ रही है साहबुद्दीन की पत्नी हिना साहब और उन्होंने अपने नामांकन के बाद से ही यहाँ का पूरा माहौल ही बदल दिया है। देखिए, बात करें अगर समीकरण को लेकर तो कहीं ना कहीं हिना साहब जो है वो मुकाबला त्रिकोणीय बनाती नजर आ रही हैं और पलड़ा उनके खेमे में जाता नजर आ रहा है। और इन सब के फायदे की अगर बात करें, हिना साहब के चुनावी मैदान में आने के बाद अगर किसी को फायदा है तो कहीं ना कहीं एनडीए को, क्योंकि अवध बिहारी चौधरी जो है वो साइडलाइन में ही नजर आए हैं। लगातार हिना साहब नजर आई और इधर बात करें राजलक्ष्मी की तो वो लगातार नजर आई है, लेकिन अवध बिहारी चौधरी इन सबके फोकस के बीच कहीं ना कहीं पीछे नजर आए हैं। और ऐसे में चर्चा ये है कि हिना साहब के आने से भले ही वो जीत ना पाए, समीकरण उनको जीत नहीं दिला रही है, लेकिन फायदा जो है वो एनडीए को मिलने वाला है। चलिए अब बात करते हैं एम.वाई समीकरण की। देखिए, एम.वाई समीकरण की अगर बात करें तो हिना साहब पहले इसी समीकरण में थी और उनको ये समीकरण छोड़ना
इतना आसान नहीं था उनके लिए। उन्होंने साल 2009 से 2019 तक लोकसभा चुनाव लड़ा और अपने चुनावी अनुभव से एक नए जातीय समीकरण की पटकथा लिखने का प्रयास किया है। उन्होंने ये समीकरण मुस्लिम, ब्राह्मण, पिछड़ा और राजपूत का बनाया गया है और तस्वीरें भी कहीं ना कहीं मिलती जुलती है, क्योंकि इस बार जब हिना साहब प्रचार प्रसार कर रही थी, लोगों के बीच जा रही थी, तो जो उन्होंने समीकरण बनाया है मुस्लिम, ब्राह्मण, पिछड़ा, राजपूत, सभी बढ़ चढ़कर उनके लिए वोट मांगते नजर आ रहे थे। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। ये जो समीकरण बनाया गया हिना साहब की तरफ से, जो उन्होंने अपनी पटकथा लिखी है, उसका जो प्रयास किया उन्होंने अपनी अलग ही समीकरण की पटकथा लिखने का, वो दर्शा रहा है। क्योंकि इस बार चुनावी प्रचार के दौरान उनके साथ भगवा रंग काफी ज्यादा नजर आया। अगर बात करें हिना साहब की, तो वो भी पूजा पाठ करती नजर आए। उन्होंने हाथी को केले खिलाए, मंदिर में जाके पूजा अर्चना की। तो तमाम आंकड़ों की अगर बात करें तो समीकरण के मुताबिक अगर देखें तो भले हिना साहब को जीत नहीं मिल रही हो, लेकिन हिना साहब ने इस बार कड़ी टक्कर दी है और उनके चुनावी मैदान में आने से अगर किसी को नुकसान हुआ है तो वो राजद ही है। हालांकि ये जाति समीकरण उनके लिए कितना लाभदायक होगा, इसका पर्दा तो 4 जून को जब परिणाम सामने आएंगे मतगणना के, उसके बाद तो उठ ही जाएगा। वहीं दूसरी ओर अब रुख करते हैं एनडीए की प्रत्याशी विजय लक्ष्मी की तरफ। तो अपने चुनावी कैंपेन में जातीय समीकरण को बांधने का भरपूर प्रयास करती दिखी वो। इसमें उनका साथ राजनीति के पुराने धुरंधर कहे जाने वाले जरदई के पूर्व विधायक रमेश कुशवाहा भी देते दिखे। रमेश कुशवाहा एनडीए प्रत्याशी विजय लक्ष्मी के पति हैं और चुनावी रण में अपनी पत्नी के साथ बिल्कुल सारथी की तरह वो नजर आए। विजय लक्ष्मी के पास राजनीति का कोई अनुभव नहीं है और ये उनकी पहली चुनाव की लड़ाई है। जी हाँ, लोकसभा पहली बार लड़ रही है वो। लेकिन रमेश कुशवाहा की अगर बात करें तो जदयू में शामिल होने से पूर्व वे सिवान में भाकपा माले के कद्दावर नेता थे और उन्होंने लोकसभा सीट पर एक बार चुनाव भी लड़कर अपना भाग्य आजमाया था। हालांकि उस चुनाव में उन्हें दिवंगत पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन से हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद वो लंबे समय तक भाकपा माले का झंडा उठाते रहे। उनके पास पिछड़ा और अति पिछड़ा वोट बैंक में सेंध लगाने का अनुभव है और भाजपा के कैडर वोट के साथ भाकपा माले के वोटरों का भी पिछले दरवाजे से अपने पाले में लुभाने का जो तरीका होता है वो उनको बखूबी आता है। और ऐसे में हिना साहब के चुनावी मैदान में आने से फायदा जो है कहीं ना कहीं एनडीए को मिलने वाला है, विजय लक्ष्मी कुशवाहा को ही मिलने वाला है। चलिए अब सिवान में वोटरों का हिसाब किताब थोड़ा जान लेते हैं। देखिए कुल मतदाताओं की अगर बात करें तो यहाँ पर कई भारी मात्रा में महिला मतदाता है, साथ ही पुरुष मतदाता भी देखने को मिलते हैं। देखिए सिवान में अगर कुल मतदाताओं की अगर बात करें तो 23,99,242 कुल मतदाता है। वहीं महिला मतदाताओं की तरफ नजर डालते हैं 11,45,908 महिला वोट बैंक है सिवान में। और पुरुष मतदाताओं की अगर बात करें तो 12,53,334 पुरुष मतदाता हैं। चलिए अब थोड़ा और समीकरण जान लेते हैं। देखिए 1995 से 2004 तक मोहम्मद शहाबुद्दीन राजद से लगातार 3 बार सांसद रहे। 2009 में ओम प्रकाश यादव ने निर्दलीय चुनाव लड़कर जीत हासिल की और बाद में भाजपा में शामिल हो गए। 2019 में जदयू की कविता सिंह सांसद बनी। इस लोकसभा सीट के तहत 8 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। चुनाव में स्थानीय मुद्दों की अगर बात करें तो बेरोजगारी, अपराध, बंद पड़ी सूता और चीनी मिले। सिवान सीट 1997 से अस्तित्व में आई है। सिवान एक महत्वपूर्ण लोकसभा सीट है जो अपनी ऐतिहासिक पहचान, राजनीतिक उथल पुथल और विकास के लिए जाना जाता है। 2024 के चुनावों में यहां कौन जीतेगा ये तो साफ तौर पर कल जब फाइनल रुझान सामने आएगा, फाइनल एग्जिट पोल सामने आएगा, उससे साफ हो जाएगा। लेकिन अगर अभी की बात करें, जो अभी एग्जिट पोल सामने आ रहे हैं, जो रुझान सामने आ रहे हैं, उसके अनुसार कहीं ना कहीं हिना साहब जो आई हैं चुनावी मैदान में, निर्दलीय उतर आई हैं, वो एमवाई समीकरण से उन्होंने नाता तोड़ दिया, आरजेडी को छोड़ दिया और उसके बाद चुनावी मैदान में है। और उनके आने से फायदा जो है वो एनडीए की तरफ से जदयू प्रत्याशी राज लक्ष्मी कुशवाहा को ही मिलता नजर आ रहा है। और इससे अगर सबसे ज्यादा नुकसान किसी को है तो वो आरजेडी को है, क्योंकि हिना कुशवाहा को मनाने की कोशिश की गई थी। आरजेडी ने जब नामों का ऐलान किया था टिकटों पर तो उस समय उन्होंने सिवान का ऐलान नहीं किया गया था। इस दौरान खबरें आ रही थी कि मनाया जा रहा है हिना
साहब को, लेकिन हिना साहब मानी नहीं और वो निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं। और ऐसे में सबसे ज्यादा नुकसान आरजेडी से प्रत्याशी अवध बिहारी चौधरी को ही देखने को मिलेगा। देखिए, अब एग्जिट पोल का जो आंकड़ा है वो हमने बताया, तमाम चैनल बता रहे हैं। ऐसे में हम अपने दर्शकों से कहेंगे कि कल हमारे भी चैनल पर सुबह 7 बजे से लगातार एग्जिट पोल के रुझान जो है वो दिखाए जाएंगे। तो जो भी दर्शक है वो लगातार बने रहे दर्श न्यूज के साथ। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया और बिहार झारखंड की तमाम खबरों को देखते रहने के लिए बने रहे दर्श न्यूज के साथ। धन्यवाद।